शुरू नहीं हुआ। देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो है न्यूरॉन की संरचना है और उसके साथ में कार्य भी बताए थे कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है कैसे होता है। और जो से तंत्रिका तंत्र की इकाई हुआ न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो है किस प्रकार आवेग का संचरण होता है, यानी कंडक्शन ऑफ इंपल्स, आवेग का संचरण कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है आवेग। शरीर के किसी भी भाग में किसी कारण से विक्षोभ उत्पन्न होता है, किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में बाहरी या भीतरी कारकों के द्वारा यदि उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है तो विक्षोभ उत्पन्न होने से उसमें एक प्रकार का संवेदना जो होता है, आवेग जो होता है, वो उसको ग्रहण किया जाता है। वो आवेग एक उत्पन्न होता है विक्षोभ होने से। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है चल रहे हैं, चलते चलते पिन गड़ गया पैर में, तो ये पैर में पिन का गड़ना एक विक्षोभ हुआ। अब उसके द्वारा उसके अंदर जो है आवेग उत्पन्न हो जाता है। अब जिस भाग में आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को स्टिमुलस या उसको उद्दीपन कहते हैं। तो आवेग जो है किसी विक्षोभ, किसी भी चीज के द्वारा विक्षोभ उत्पन्न होने से, उद्दीप्त होने से उसमें उत्पन्न होता है आवेग। और वह आवेग इतना द्रुत गति से चलता है शरीर के अंदर, जैसे सूर्य का प्रकाश चलता है, बहुत द्रुत गति से। इसीलिए इसको विद्युत संकेत बोलते हैं। विद्युत संकेत करने का मतलब जिस द्रुत गति से विद्युत का प्रभाव होता है, उसी तरह से आवेग का संचरण हमारे शरीर में होता है। तो यह जो आवेग होता है विद्युत की गति से उसका संचरण होता है। लेकिन कैसे संचरण होता है, इस चीज को हम लोग को जानना है। आवेग का संचरण, हमारे शरीर में जो आवेग का संचरण होता है उसके लिए मार्ग है शरीर के अंदर। हमारे शरीर में आवेग का संचरण जो होता है उसके लिए अलग एक रास्ता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि आवेग का गमन मार्ग जो है क्या होगा। आवेग जिस बिंदु पर, जिस भाग में, जिस अंग में किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले उस आवेग को जो ग्रहण करता है हमारे मांसपेशियों के तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, उसको हम कहेंगे संवेदी मार्ग। उसमें होता है संवेदी न्यूरॉन होता है उसके अंदर। अब जैसे देखिए, इसमें ये है, यहाँ पर एक ग्राही अंग है, इसको एक्सेप्टर ऑर्गन बोलेंगे। जिस भाग से सबसे पहले ये प्रवेश करता है आवेग इसके अंदर, शरीर के अंदर, नर्वस टिश्यू में, न्यूरॉन में, तो उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, इस सेंसरी न्यूरॉन में सबसे पहले आपको इंपल्स जो है इसके अंदर जाता है द्रुत गति से। यानी सबसे पहले जो है हम कह सकते हैं इसको, आवेग के संचरण के लिए सबसे पहले ग्राही अंग, सबसे पहले ग्राही अंग। ग्राही अंग का हुआ जहां कोई भी चीज विक्षोभ उत्पन्न होता है, पिन गड़ता है, हाथ जो है अचानक तवा से जल जाता है अनजाने में, तो हाथ का जो भाग जल गया, शरीर का कोई भाग जल गया, या अचानक ही वहां पर इस तरह से किसी भी प्रकार का विक्षोभ होता है,
तो उसको हम कहते हैं वो अंग को कहेंगे ग्राही अंग, जिसमें उसमें उद्दीपन हुआ, जला, गरम ठंडा कुछ भी सकता है तो तुरंत हट जाता है। कैसे? तो ग्राही अंग जो है यहाँ है। अब ग्राही अंग में जो है उससे जुड़ा है न्यूरॉन। तो ग्राही अंग के द्वारा जो है वो न्यूरॉन जो है, सबसे पहले इसे लिखना चाहिए उद्दीपन, इसको उद्दीपन लिखना है, उद्दीपन, इसको बोलेंगे स्टिमुलस, स्टिमुलस, इसको कहेंगे एक्सेप्टर ऑर्गन, एक्सेप्टर ऑर्गन, एक्सेप्टर ऑर्गन है। अब ये ग्राही अंग हो गया। अब एक्सेप्टर ऑर्गन, जहां ये ग्राही अंग है जिसमें गड़ता है, 3-4 गर्म चीज छुआता है तो वह हो गया ग्राही अंग, उसको एक्सेप्टर ऑर्गन बोलेंगे। अब जो है या रिसेप्टर बोलेंगे, इसको एक्सेप्टर या रिसेप्टर, इसको एक्सेप्टर या रिसेप्टर ऑर्गन बोलेंगे। अब वहां से ये भेज दिया जाएगा कहां? संवेदी न्यूरॉन में भेज दिया ये आवेग को। ये है ग्राही अंग, ग्राही अंग से ये जो है आवेग इसके अंदर प्रवेश कर गया, तो ये है सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है ये ले जा रहा है यहाँ, इसका नाम है मेरुरज्जु, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम बोलेंगे मेरुरज्जु या मेडुला ऑब्लोंगेटा बोल सकते हैं। तो या इनके मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, रीढ़ रज्जु या मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेरुरज्जु और ब्रेन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। तो यहां आप जो है ग्राही अंग के बाद जो है आप मेरुरज्जु लिख सकते हैं, मेरुरज्जु, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है ये इंपल्स जो है, आवेग जो है इस तरह से रीढ़ रज्जु वाले भाग में जाता है, यहां तक आ गया। तो यहीं तक है ये सेंसरी न्यूरॉन, यहां से लेकर के ग्राही अंग जहां से शुरू होता है वहां से एक न्यूरॉन होता है जो उस आवेग को पहुंचाता है मेरुरज्जु तक। तो ये संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। तो ये सेंसरी न्यूरॉन मेरुरज्जु तक और ग्राही अंग के बाद छूट गया एक्चुअली, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन का बात नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखे संवेदी न्यूरॉन, तब ग्राही वहां जाएगा मेरुरज्जु। संवेदी, संवेदी न्यूरॉन, अंग्रेजी में कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन आवेग को पहुंचा देता है ग्राही अंग से मेरुरज्जु तक। अब इसके बाद इसमें होता है श्वेत पदार्थ, व्हाइट मैटर, इसमें है व्हाइट मैटर, श्वेत पदार्थ होता है इसके अंदर, धूसर पदार्थ होता है। तो ये धूसर पदार्थ जो होता है उस आवेग को जो है मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। यानी इस भाग में सिनेप्स जैसी प्रक्रिया होती है। सिनेप्स जहां पर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है,
इस चीज को हम पहले बताए। तो यहाँ मेरुरज्जु के भाग में सिनेप्स जैसे भाग होते हैं जो आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ दूसरा पदार्थ है मेरुरज्जु वाला भाग, तो सिनेप्स वाला माध्यम हो गया। अब यहां से ये आवेग इसके अंदर प्रवेश करेगा, इस के अंदर। अब जो है ये आवेग मोटर न्यूरॉन में चला गया, ये है मोटर न्यूरॉन, इसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन में आ गया, ये मोटर न्यूरॉन है। तो संवेदी न्यूरॉन से मेडुला में चला गया, मेडुला वाला भाग है ये पूरा भाग मेडुला का है, ये पूरा भाग मेडुला है। तो ये मेडुला वाले भाग में पहुंचता है संवेदी न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्स, और उस आवेग को वो पहुंचा देता है ये धूसर पदार्थ या श्वेत पदार्थ उस आवेग को मोटर न्यूरॉन में। अब मोटर न्यूरॉन से होकर के अभिवाही अंग में जो है उसको आवेग को पहुंचा देता है, जिसको हम बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन। यहां लिखे हैं इफेक्टर ऑर्गन। तो इस तरह से ये आवेग इसमें आ गया। तो ये इफेक्टर ऑर्गन वहीं पर होता है जहां पर ग्राही अंग है, जहां पर ग्राही अंग है उसी के पास है वो सटा हुआ न्यूरॉन का भाग जो अभिवाही अंग करता। इतनी जल्दी ये प्रक्रिया होती है आवेग का संचरण न्यूरॉन में द्रुत गति से कि बहुत तीव्र गति से विद्युतीय गति से जाता है, जो उसमें अल्प समय लगता है उसको जाने में। तो इसको हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखें संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन से जाएगा कहाँ? मेरुरज्जु में। इसको हम लिखेंगे मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु का मतलब हो गया मेडुला, मेडुला में चला गया। अब मेरुरज्जु के बाद ये जो है मेरुरज्जु या मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, मस्तिष्क। ऐसे मुख्य रूप से मेरुरज्जु के द्वारा ही लिखा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का भाग जो होता है, नर्वस सिस्टम का भाग जो होता है वो सोचने समझने वाला काम केंद्र होता है। अब मेरुरज्जु से जाएगा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में जाता है, मोटर न्यूरॉन से चला जाएगा अभिवाही अंग, अभिवाही अंग, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन में चला जाता है। तो वास्तव में ये ग्राही अंग और अभिवाही अंग दोनों पास पास ही हैं। इसका जो आवेग का जो संचरण होता है वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यूनि डायरेक्शनल, एक दैशिक होता है। आप देख रहे हैं यहां से आवेग गया तो इसी दिशा में नहीं लौट रहा है, ऐसा नहीं कि इसी यहां से पहुंचा तो यहां से लौट गया, नहीं, ये जो है वहां जा रहा है और मेरुरज्जु से होने के बाद मोटर न्यूरॉन में गया और वो ग्राही अंग में, ये अभिवाही अंग में पहुंच जाता है। ये ग्राही अंग का, ये अभिवाही अंग का भाग है, अभिवाही अंग का ये भाग है। तो उस अभिवाही अंग में
ये आवेग जो है चला जाता है। अब हम लोग को जानना है ये आवेग गमन का मार्ग है। ठीक है सर, आवेग गमन का मार्ग है या फ्लो चार्ट कर सकते हैं, आवेगों का गमन बोल सकते हैं। तो ये आवेगों का गमन हुआ, ये फ्लो चार्ट भी बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट। फ्लो ये चार्ट किस प्रकार से ये आवेग संचरण होता है जाता है ये दिखाया गया, लेकिन उसका एक अलग रास्ता है जो कि हमने यहां बनाया है। इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती चाप। जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? शरीर के अंदर होने वाली वैसी क्रिया जो अचानक ही हो जाती है, उस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, तो वैसे इनवॉलेंट्री एक्शन को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब जैसे अचानक कोई आदमी छींक देता है, जान करके नहीं छींक रहा है, जान करके नहीं छींकाएगा, अचानक जो है नाक में इस प्रकार का कुछ उसको महसूस होता है तो अचानक छींकता है, और वो हमने चाहने से वो रुकता नहीं है, जल्दी वो छींक आ ही जाता। उसी प्रकार से ये छींकना, खांसना या अचानक जो है पैर में पीन गड़ना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, चौंकना, चिकना, छींकना, कांपना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के ही उदाहरण है। पलक का झपकना, जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके सामने कीट आ गया, तब कीट आ जाता है तो आप सोचते नहीं है कि उसको बंद करें आंख को, आंख स्वतः ही बंद हो जाता। चलते चलते सांप देख लिए, तब देखने के बाद नहीं सोचते हैं कि हमको जो है हटना है, सोच करके आप नहीं हट रहे हैं, आप स्वतः हट जाते हैं पीछे की ओर। तो ये सभी क्रियाएं जो है सब अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया का ये उदाहरण है, प्रतिवर्ती क्रिया है। देख करके उसके अंदर में इस प्रकार का प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाता है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब इस अनैच्छिक क्रिया को हम लोग ये जाने कि किस प्रकार से उसका संचरण होता है। आप देख रहे हैं इस चीज को, जो देखे यही चीज से यहाँ है, यहाँ पर देख रहे हैं उद्दीपन हुआ, अब मान लीजिए कि ग्राही अंग में उद्दीपन हुआ, उद्दीपन जो हुआ वो ग्राही अंग में किया गया, यहाँ पर पीन गड़ा, उद्दीपन जो है वो पीन के द्वारा, चाहे क्या कहते हैं जल गया, गर्म चीज से छुआ गया, तो वो सब ग्राही अंग के भाग में उद्दीपन हुआ। अब ग्राही अंग में मौजूद है संवेदी न्यूरॉन, अब ये संवेदी न्यूरॉन उसको ग्रहण कर लेगा, आवेग को ग्रहण कर लेगा, इसके अंदर जो है आवेग जा रहा है, तो ये आवेग जो है पहुंचा देता है, ग्राही अंग उसको ग्रहण कर लेता है उस आवेग को, और उस आवेग को ग्रहण करके सेंसरी न्यूरॉन को पहुंचा दिया। देखिए यहाँ पर जो है ग्राही अंग में स्टिमुलस उत्पन्न हुआ, अब उत्पन्न होने से, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस उत्पन्न होने से ये जो है आवेग इसके अंदर चला जाता है ग्राही अंग में, तो ग्राही अंग में है न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। अब ये संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन उस आवेग को पहुंचा दे रहा है मेडुला में। अब मेडुला जो है उस आवेग को जो है ये आपको मेडुला में से वो आवेग दूसरे पदार्थ के माध्यम से मोटर न्यूरॉन में पहुंचा दे रहा है, और मोटर न्यूरॉन जो है उसको फिर पहुंचा दे रहा है और इफेक्टर ऑर्गन में, अभिवाही अंग में। इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं कि एक चित्र बनाया गया है, इसका नाम है प्रतिवर्ती चाप। इसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। इसको चित्र में लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप, या इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ये चाप है, एक रास्ता है जाने का, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो
प्रतिवर्ती चाप में हम ये चित्र जो बनाया गया है, जिस प्रकार से चाप माने रास्ता होता है, आर्क होता है, क्या गमन का पथ होता है, जो हम बताए थे फ्लो चार्ट, यही चीज है। कैसे हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से जा रहा है, उस चीज को जो दिखाया जाता है आवेग के संचरण का पथ, उसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। तो शरीर के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्या, जो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अचानक ही अनैच्छिक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जिसका हमारे शरीर में उस आवेग का गमन होता है और नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होगा? ये आपको मेडुला के द्वारा हुआ। ये मेडुला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी के द्वारा हमारा जो है ये कंट्रोल हुआ। इसके द्वारा ये पूरा मेडुला का ही भाग है, ये मेडुला के भाग के द्वारा ही जो है ये नियंत्रण होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो इसका जो है डायग्राम बना लेना है। अब उसके बाद हम लोगों को जानना है कि मानव मस्तिष्क का चित्र जानना है कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो मानव मस्तिष्क और मानव तंत्रिका तंत्र। तो मानव जो मस्तिष्क है उसमें 3 तंत्र जो है मुख्य रूप से आते हैं मानव मस्तिष्क के अंतर्गत। तो उन 3 तंत्र में एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, चाहे स्नायु तंत्र एक ही चीज है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो 3 चीज के बारे में पढ़ना है मानव मस्तिष्क और मानव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। सबसे पहले इसका चित्र आप लोग बना लीजिए, तब तक हम जो है कुछ और काम कर रहे हैं, बना रहे हैं और डायग्राम भी बनाना चाहिए। 3 मिनट ही समय है, इसलिए अब मानव मस्तिष्क का चित्र नहीं बन पाएगा, दूसरे दिन बनाएंगे। आप इतना जान लीजिए कि मानव जो मस्तिष्क है या मानव के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, तो मानव मस्तिष्क कोई कहता है। तो मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का जो है क्या है, भंडार, बहुत ज्यादा तंत्रिका तंत्र होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है मस्तिष्क। तो इसमें जो है मानव मस्तिष्क और मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 3 प्रमुख भाग आता है। पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय स्नायु तंत्र। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र या इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। अब क्या है इस चीज के बारे में दूसरे दिन बताएंगे। तीसरा जो है वो है आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हिंदी में स्वायत्त बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो ये 3 चीज के बारे में जानना। तो सबसे पहले आपको जानना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पहले कहा है मेरुरज्जु और मस्तिष्क ये दोनों है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मस्तिष्क के बारे में जानना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, कि मस्तिष्क के पहले जानना है कि क्या है, मस्तिष्क कहाँ होता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो एक गड्ढे में, एक थैली में होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। और उस थैली के अंदर जो है क्रेनियम के ऊपर 3 स्तर होता है। वो 3 स्तर जो होते हैं उसको हम क्रेनियम मेनिंग्स बोलते हैं। अब उसके 3 जो लेयर हैं, सबसे बाहरी लेयर को ड्यूरामेटर, अब बीच वाले लेयर को एराकोनॉइड लेयर और अंतिम लेयर को पायामेटर बोलते हैं। तो ये जो है लेयर है, तीनों मिला करके मेनिंग्स बोला जाता है। तो मेनिंग्स झिल्ली है 3 स्तर का, उसी झिल्ली के अंदर जो है ये मस्तिष्क होता है। और जिस गड्ढे में होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। जिस थैली में मस्तिष्क सुरक्षित है उसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। दूसरे दिन हम बताएंगे
मस्तिष्क का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।